अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये रेड जोन फाइल्स। आज एक अहम दिन था क्योंकि जो हमारी सिविलियन और मिलिट्री हाई कमांड है उसने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल तौर पर जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है हमारे बॉर्डर्स पे, जो थ्रेट सिचुएशन है उसके हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया और उसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे और जो सिविलियन साइड से जो सीनियर मिनिस्टर्स थे वो भी मौजूद थे। दूसरा, उससे जुड़ी हुई जो एक इम्पॉर्टेंट खबर जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल ऑब्वियसली काफ़ी टेंस है, वो ये कि उसके बाद वज़ीर आज़म और तमाम सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर गए। ये एक नया इदारा बना है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है इंटेलिजेंस में उसको बेहतर बनाने के लिए इदारा बना है और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस भी होंगी। यहाँ भी उनको ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ साथ जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि आज ही के दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द ग्रुप है उसने हमारी फोर्सेस पे हमला किया बलूचिस्तान में और 7 जो हमारे अहलकार हैं वो शहीद हुए। तो ये ऑब्वियसली अब इसमें हम तो क्लियरली कह रहे हैं कि ये इंडिया बैक्ड, इंडिया स्पॉन्सर्ड अब ये ग्रुप है। उसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि आज नेशनल असम्बली का सेशन भी था, वहाँ पे तकारीर हुई और उसमें भी कम अज़ कम बज़ाहिर तो मैं नज़र आ रहा है कि एक नेशनल यूनिटी है। बल्कि मैं मेंशन करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो साहब ने आज तकरीर की, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, प्रिपेयर्ड टेक्स्ट से उन्होंने पढ़ा, अच्छी लिखी हुई तकरीर थी और उसका अच्छा मैसेज था। उसके अलावा बाकी जो लोग थे उन्होंने भी की। हाँ, ये ज़रूर एक इशू है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस तरह की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रही जो असूलन होनी चाहिए इस वक्त। अब वो क्यों है, उसमें कौन जिम्मेवार है, इस पर आज हम बात करते हैं। लेकिन अगर हमें वाकई में उस तरह का मैसेज देना है जो हम देना चाह रहे हैं तो बेहतर पॉलिटिकल अगर इस टाइम एक आवाज़ से एक सियासी आवाज़ उठे तो वो बेहतर रहेगा। सूरत हाल टेंस है और जितने भी लोगों से आप बात करें, चाहे वो सिक्योरिटी से लिंक्ड लोग हों या अदरवाइज़, जो बड़े गौर से मामलात को देख रहे हैं तो उससे बिल्कुल क्लियरली हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एलओसी के आसपास और बॉर्डर्स के आसपास ग्राउंड पे भी और एयर पे भी मोबिलाइजेशन भी है, दोनों तरफ से है। और जो हमने आज से कोई 4-5 दिन पहले उनके जो 4 रफेल उड़े थे उनको जैम करके उनको वापस भेजा, तो उससे ही क्लियर हो रहा है कि उस तरफ जो अग्रेसिव इंटेंट है उसमें कमी नहीं हो रही, बल्कि वहाँ तो अब इंडिया में तो उन्होंने जो है वो ड्रिल्स भी शुरू करवा दी हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी इंडिया में उठना शुरू हो गया है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी जो फेलियर हुआ है ये क्यों हुआ। बहरहाल वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज, इसी वाले से ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आमना शेख साहिबा PMLN की तर्जुमानी कर रही हैं। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, सियासी गुफ्तगू तो बाद में करेंगे, सिचुएशन आप भी देख रहे हैं बड़े गौर से और असेसमेंट मेरे ख्याल में बड़ी हमें कोल्ड असेसमेंट करनी चाहिए। एक तो ये बात ठीक है कि हमें हर तरीके से एक रिजॉल्व शो करना चाहिए, बट द सिचुएशन इज़ वरीसम। आपको क्या नज़र आ रहा है इस टाइम? नहीं, आई शेयर योर कंसर्न और मुझे बिल्कुल जो ये तोक़ो है कि जिस तरह वार जिंगोज़म उधर किया गया है, जिस तरह की वॉर मॉन्गरिंग वहाँ पे की गई है, हाँ। उसके बाद वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो कोई इतना अच्छे हैं। इंडिया हमेशा जो है वो पिछली दफ़ा भी जब 2019 में उन्होंने 14 दिन बाद अटैक किया था, हाँ। और इस बार जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सर्फ फ्यू इंडियन चैनल्स ऑन द ट्विटर एंड हियर एंड देयर, तो मैंने देखा कि जिस किस्म की वहाँ पे जैसे आज मॉक ड्रिल का आपने किया है, तो पूरा इंडिया जो है वो उनका वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वॉर प्रिपेयर्ड भारत, यानी वो जंग के लिए तैयार है इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो सिलसिला होना चाहिए, आज जो नेशनल असम्बली का इजलास भी हुआ उसमें तकरीरें जो हुई हैं वो बिलावल भुट्टो की तकरीर हुई है, दूसरी हुई है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात है जिसको मुझे कल मौलाना साहब ने इसके ऊपर किया और वॉकआउट किया। आज भी ना प्राइम मिनिस्टर थे ना कोई इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, और गवर्नमेंट की जो अदम दिलचस्पी है वान के इस इम्पोर्टेंट एक सेशन है जहाँ पे उनको आना चाहिए, और अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने अवाम से ख़िताब नहीं किया है।
आपको याद होगा कि 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर जब ये बालाकोट के बाद या उससे पहले इमरान खान साहब ने स्पीच दी, और उस स्पीच में ड्यूरिंग हिज लाइव स्पीच विद उसमें आवाम से खिताब करते उन्होंने कहा था कि अगर आप रिटेलिएशन करेंगे तो हम उसका जवाब दे नहीं सकते, हम देंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग वी नीड, और हमें बिल्कुल ये जो रेड फ्लैग है ये बिल्कुल ऑन है। इसको किसी तरह से अगर कोई समझता है कि जंग का खतरा टल गया है, मैं समझता हूँ कि हम विल बी द फूल्स पैराडाइज, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फुल थ्रॉटल एक उन्होंने अटैक करना है पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि उनका जो मोदी और हिंदुत्व और आईएसएस का जो एक नज़रिया है, माइंडसेट है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने इलेक्शन के लिए किसी भी तरफ चले जाते हैं। बिहार बहुत बड़ी स्टेट है जिसका इलेक्शन आने वाला है, और जाहिर है उसकी बहुत बड़ी सीट्स होती हैं अपना नेशनल असेंबली में, जो उनकी नेशनल असेंबली है जिसको केंद्र सरकार वो कहते हैं, और वो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक इलेक्शन आने वाला है। दूसरी स्टेट्स का इलेक्शन बड़ा आने वाला है, तो जिस तरह का वहाँ पे एक हाइप उससे अब स्टेप बैक करना, वो कहते हैं ना कि आप इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि अगर मोदी को इंटरनेशनल फ्रंट पे वो नहीं सपोर्ट मिली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बात बिल्कुल ठीक है। राफेल का भी जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी कह रहे हैं कि हमने उनका एक अच्छा जवाब दिया है, लेकिन अभी तक जो काइनेटिक ऑपरेशन वो प्लान किए बैठे हैं वो करेंगे, इसलिए हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए और हुकूमत को बिल्कुल इसको लाइटली लेना। उसमें ना एक्चुअली ये बात ठीक है, बल्कि मैं जरा कादिर साहब से इंक्लूड कर लूँ गुफ्तगू में। कादिर मंजूर खैल साहब, ये जो मामला है, अब देखें ना, इसका जो काइनेटिक मामला है, जो मिलिट्रीज के ऑप्शंस हैं, वो तो जो स्पेशलिस्ट हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उन्होंने अपना प्लान किया हुआ है, और जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारा प्लान ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डिप्लोमेटिकली भी जिस तरह अभी फैसल साहब बात कर रहे हैं कि इंडिया को वो बैकिंग नहीं मिली जो वो समझ रहे थे या चाह रहे थे, और ये भारत के अंदर से भी अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को डायरेक्टली जो है वो ब्लेम नहीं किया। मगर इशू ये है कि हमारे यहाँ जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं, कादिर मंजूर खैल साहब, मैं जरा थोड़ा सा उस पर बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथ में इस टाइम चीज़ है, यानी सियासतदानों के हाथ में, उसमें क्या थोड़ा पीटीआई के साथ मिसहैंडलिंग हो रही है। लेकिन ये एक सुनहरी मौका है कि वो आप उनको इस नेशनल फोल्ड में लाएं, वो आने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन शायद या तो मिसहैंडल हो रहा है या मिस जज किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप उस तरीके से उनकी आवाज को अपने आवाज के साथ मिला पा रहे हैं? हमारे आर्म फोर्सेस जो है ना बिल्कुल तैयार है, और तैयार नहीं है बल्कि पूरा उन्होंने बंदूकें लोड करके बैठे हुए हैं। आप अगर बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट पे देख ले तो वहाँ फौजी मुश्किल चल रही है। आप अगर मिसाइल पे मिसाइल जो है ना वो तजर्बे देख रहे हैं, तो वो तो पूरे इंडिया को बता रहे हैं कि एक मारोगे 10 मारेंगे हम। लेकिन शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ना वो मोदी से लड़ने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहता है कि हम नंगे पाँव जो है ना इमरान खान के पास जाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अडियाला जेल के सामने जो मुलाकात करना है, जो कि आइन का आर्टिकल 10 के आइन मुताबिक है, जेल मैनुअल के मुताबिक है, वो मुलाकातों के लिए न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि खवातीन तक जो है ना बेहरमती करते हैं और उनकी दुपट्टे खींचते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और फिर कौमी असम्बली के इजलास में जहाँ तक मुझे एक अंदाजा है या मुझे इतला है, 10 करोड़ रुपए डेली खर्चा है स्टाफ के अलावा। अब आपने कौमी असम्बली का इजलास इन बर्निंग इश्यू पे आपने बुलाया है, वज़ीर आज़म नहीं है, वज़रा नहीं है, एक को अक़लियती वज़ीर है और एक को नॉन सीरियस वज़ीर है अता तारड़, जिसको कुछ सुनने को तैयार नहीं है। रात 2:45 बजे ऐलान कर दिए जंग 36 घंटे 48 घंटे के अंदर होगा। शुरू हो गए। मैं तो समझ रहा था बेवकूफ आदमी कादिर मंजूर खैल साहब, बेवकूफ आदमी, तुम रात को 2 बजे लोगों को परेशान कर रहे हो। बिलावल साहब तो आज तारीफ कर रहे थे गवर्नमेंट की, आप तो बड़ी सख्त तनकीद करना शुरू हो गए। मैं कहता हूँ ये इससे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। रात 2:45 बजे जो ना पता नहीं किसने कान में बोल दिया इंडिया हमला करा या खुद डर गया। वो बाबा डर गया तो आप उसी तरह स्टेप भी तो ले लो। बढ़के तो आप बड़े मारते हो असेंबली के अंदर और जेल के सामने जो ना खवातीन को लोगों। लेकिन मैं एक चीज आपको, ये कौन सी पॉलिसी है कादिर मंजूर खैल साहब, मैं दूसरी बात, मैं एक चीज ऐड कर दूं। ये जो आप जो अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं ना, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जिस रात को अता तारड़ साहब ने ये बात की थी, ये वही रात है जिस दिन भारत की तरफ से उनके 4 राफेल उड़े थे
और हमारी असेसमेंट ये थी कि वो हमारे पे हमला करने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में हमने रिटेलिएट किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया, उनकी सारी कम्युनिकेशंस को जैम किया और उनको फोर्स किया कि वो वापस मुड़ें। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि क्योंकि ये वही रात थी तो ऐन मुमकिन है कि उस कॉन्टेक्स्ट में अता तारर साहब ने ये बात आके कही थी। ये बात अगर ये दोनों का ताल्लुक आपस में बज़ाहिर जो है वो लॉजिकल लगता है। मैंने कहा सिर्फ आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रख दूं मैं। बहुत शुक्रिया आपकी इंफॉर्मेशन का। आप मुझे बता दो, रात 1:45 आप पाकिस्तानी आवाम को जगा रहे हो कि अपनी खिड़की दरवाजे बंद करें ताकि इंडियन फौज की और जासूम की मिसाइल और गोलियां अंदर ना आ सकते। तो क्या बातें कर रहे हो यार? आप फौजी तैयारी है और पूरा फुल फ्लैश तैयारी है, आवाम को परेशान करने की क्या जरूरत है? इस शख्स को 2:45 अपनी परमबाजी दिखाने के लिए, मीडिया पे लाइव आने के लिए, आप मुझे तो खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। आप ज़हनी तौर तैयार नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मोदी का नाम लेने को तैयार नहीं है। इधर आप कौम को परेशान करने के लिए बैठे हुए, असेंबली में जो है ना वो सुल्तान दराई की तरह भड़के मारने को आप कर रहे हो, अपोजिशन को सदकोप कर रहे हो। सवाल ये है, आपने जो इस अहम मौके पे असेंबली के इजलास बुलाया है, आपके अपने वजीर मौजूद नहीं है, आपका वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम जो वजीर खारजा है वो मौजूद नहीं है, तो किस बात की आप रात 2:45 लोगों को परेशान कर रहे हो? तो आपके ख्याल में, चलें ठीक है, पॉइंट नोटेड। मैं वैसे एक्चुअली वही मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि आपकी जमात और आपकी जमात की क़यादत जो है वो तो इस टाइम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करिए गवर्नमेंट को, लेकिन आप तो बहुत ही फ्रंट फुट पे आके उनकी पर तनकीद कर रहे हैं। मेरी जमात कसूर में क्या नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत नहीं है? मोदी का नाम लेने में उनको क्या बुखार आ जाता है? मरियम नवाज जो सबसे बड़े सूबे के वजीर आला है, क्या उनकी वालिद की पार्टी की हुकूमत नहीं है? उनकी अपनी हुकूमत नहीं है? मोदी का नाम लेने में नहीं चला, क्या वो मोदी के साथ दोस्ती का, या 500 लोगों को जहाज जो लेके आए थे नवाज शरीफ के सालगिरह पे, वो दोस्ती निभा रहा है? आप ये भी तो बात करें ना। आप फैसल साहब कहां तक जायज है ये तनकीद? देखिए बिल्कुल जायज तनकीद है। देखिए रोल्स होते हैं स्टेट में, एक आर्म फोर्सेस का डिफेंस का रोल है, सियासतदानों का रोल होता है कंसेंसस क्रिएट करना, और हुकूमत का काम होता है उस कंसेंसस को मैच्योर करना, उसको कॉन्क्रीट करना। क्या हो रहा है कि आप इस वक्त हुकूमत जो स्टेप्स उठा रही है, जो डयाला के बाहर के मुनाजिर हैं, आप उनसे यकजहती का पैगाम तो नहीं दे रहे। हालांकि जब पिछले मंगल को इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है हिंदुस्तान के बारे में, वो बड़ी वोकल थी और वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पीटीआई और इमरान खान ज़ाती डिफरेंसेस को आगे रखेंगे इस मौके पर। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमने, हमारे लीडर ने, हमारी पार्टी ने बिल्कुल उसको उनकी एक्सपेक्टेशंस को नील किया और एक एंटी जो स्टांस था पाकिस्तान के हक में वो बड़ा वोकल लिया। उसकी आप देखिए कि कितनी ऑडियंस इंटरनेशनल वर्ल्ड में हुई है, कितनी अपना अप्रिसिएशन हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इमरान खान की आवाज़ को सुना जाता है। आज अगर आप ये जो बहनों की मुलाकात आपने करवाई है, अगर आज लड़ाई कराए बगैर करवा देते, वकला की मुलाकात करो, कौन सी क़यामत आ जानी थी? ये वैसे एक्चुअली बात आपकी ठीक है कि इसमें मुझे भी एक्चुअली ये समझ नहीं आ रही कि इसकी जरूरत क्या है। और ये फेवर भी नहीं है, इट्स नॉट अ फेवर, इट्स अ कोर्ट ऑर्डर, लीगल उनका राइट है। आप जिस तरह से उन बहनों की इस उम्र में दुपट्टे खींच रहे हैं, को धक्के मार रहे हैं, शर्मनाक करके। फिर मैं अब एक और भी, आपने आमिर डोगर को मारा, आपने सुहेल खान अफरीदी, हमारा मिनिस्टर है पीटीआई केपी का, उसको मारा आपने, उमर अयूब को धक्के दिया आपने, बाकी जो लीडर्स हैं हमारे उनको, कारकुनान को। अमना शेख साहब जरा पूछना जी, अच्छा आपने ये दोनों हमारे मेहमानों की बात सुनी। कादर मंदोखेल साहब ने तो बहुत ही यानी कि सख्त अल्फाज में तनकीद की है, फैसल चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं। मैं भी एक्चुअली समझना चाह रहा हूं कि ऐसे मौके पर ज़रूरत क्या है गवर्नमेंट को ये सब कुछ करने की। जिस तरीके से अडियाला में एक रोज़ाना की बुनियाद पे एक ये हम सीन देखते हैं कि धक्कम पेल हो रही है, एक तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ है, क्या ज़रूरत है इसकी? वाई कांट यू जस्ट बी नॉर्मल विद पीटीआई इतने नाजुक मोड़ पे? साहब, एक तो सबसे पहले आपने यकीनन सुनी होगी अता तारर साहब की तकरीर उन्होंने की नेशनल असेंबली के अंदर, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने तो इस हद तक, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया कि वाई कांट यू बी नॉर्मल, तो मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगी कि नॉर्मल तो बहुत छोटा लफ्ज है। उन्होंने जो कहा, और वो हमारे क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही सेड कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितनी मेरी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि इस वक्त बात पाकिस्तान की है, इस वक्त बात किसी सियासी जमात की नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तो ये स्टांस है, ऑफिशियल स्टांस है
और ये क्या ये रहे हैं कर वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद बता नहीं, लेकिन जो अडियाला के बाहर तो कुछ और नजर आ रहा है ना। नहीं, मैं इशू तो वो है। दूसरी बात जो अडियाला के बाहर की बात हो रही है और फैसल हुसैन साहब ने कहा किसी कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट ऑर्डर में साथ ये भी है कि जो अडियाला के बाहर प्रेस टॉक नहीं होगी, अडियाला के बाहर कोई सियासी मुजाहरे नहीं होंगे। अब आप मुझे ये बताइए, दो चीजें, इसके दो एस्पेक्ट है। पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू द सुपरिटेंडेंट को इजाजत है कि वो किसी भी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से किसी भी वक्त किसी भी कैदी को मिलने वाले किसी भी विजिटर को रोक सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए स्पेशली बनाया गया, ना ही वहाँ पे कोई PMLN का या शरीफ फैमिली का जाती नुमाइंदा वहाँ पे तैनात किया गया कि वो डिसाइड करे। अगर सुपरिटेंडेंट ने ये डिसाइड किया है, उन्होंने किसी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से किसी को रोका, ये रूल्स के मुताबिक। ये देखिए, ये तो अमना साहब, ये तो ऑफिशियल लाइन है ना, ये तो ऑफिशियल लाइन है, बट एक्चुअली द एक्चुअल इशू इज कि वो उनको बाकायदा नहीं मिलने दिया जा रहा। उसके पीछे एक सियासी हिकमत अमली है, सीधी सी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और हिकमत अमली की तो जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल टाइम्स चले फिर भी मान लेते हैं, लेकिन ये जो मौका आया हुआ है, एक्चुअली हमें लग रहा है कि जंग छिड़ सकती है इसमें। अगर अडियाला के बाहर ये इस तरह के सीन्स ना हो तो उसमें फायदा ही है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही कि उसकी जरूरत क्या है। मैं कह रही हूँ, मैं आपसे 100% एग्री कर रही हूँ। आप तो शायद ये कह रहे हैं कि ना हो तो फायदा है, मैं समझती हूँ होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये क्यों हो रही है। अलीमा खान साहिबा ने आज से 5 दिन पहले जिस तरह की बयानबाजी की वहां जाके अडियाला के बाहर, जिस तरह के कमेंट्स दिए, कहा कि जी ये तो जंग है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है इंडिया पाकिस्तान की। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो गवर्नमेंट हैज नो रिजॉर्ट। गवर्नमेंट भी एज इन, जब मैं गवर्नमेंट का वर्ड यूज करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर, बट ऑब्वियसली जो इदारे हैं, जो आपकी पुलिस है, उनको इन सारी चीजों को रोकना है। इस वक्त हमने एक यूनाइटेड फ्रंट देना है और आप अडियाला जेल के बाहर जाके एक तमाशा खड़ा करके बैठ जाएंगे। और नॉट ओनली तमाशा, आप अंडरमाइन करेंगे हमारे एक्सटर्नल थ्रेट को। आप इस तरह के बयानात देंगे कि नूरा कुश्ती हो रही है, ये एक दूसरे को दिखाने के लिए ऐसी बातें करें। दैट वाज, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे से बड़ी भी है, बट दैट वाज शेमफुल एज अ पाकिस्तानी अगर आप इस तरह की बात करें तो। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं एक इशू आपके सामने रखूँ ना, कादिर मंदुखेल साहब, ये आपने बात सुनी आमना साहिबा की भी, आपने गवर्नमेंट पे बड़ी सख्त तनकीद की और बहुत हद तक वो जायज़ भी है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी तो इशू है ना कि ये, मैं यहाँ तक तो इनकी बात ठीक है कि PTI की तरफ से बहुत सारे ऐसे बयानात आए हैं या उनके एक्शंस हुए हैं जो ऐसे मौके पर उनको नहीं करने चाहिए थे। मसलन मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल में वो जो ब्रीफिंग थी उसमें PTI को जाना चाहिए था, या उस दिन उमर अयूब साहब ने एक ट्वीट की कि पता नहीं पाकिस्तान के पास वो सारे मिसाइल जो हैं वो भेज दिए हैं यूक्रेन को, हमारे पास पता नहीं है कि नहीं। मेरे ख्याल में एक इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट थी ऐसे मौके पे। तो PTI भी तो अपना केस जो है वो सही तरीके से, इट्स नॉट हेल्पिंग इटसेल्फ एट ऑल। उसके लिए आपके पास तनकीद के अल्फाज नहीं है। मैं ये कहूँगा, देखिए मैं हुकूमत पे तनकीद इस वजह से कर रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना वो एक जिम्मेदारी के साथ उनको दिल बड़ा रखना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ख्वाजा आसिफ का बयान मुझे बड़ा पसंद आया, जो उन्होंने कहा कि मैं नंगे पांव इमरान खान के पास जाने को तैयार रही हूँ। तो दूसरी तरफ जाके जेल के सामने, जो कि ऐन आइन का आर्टिकल 10A के मुताबिक उनको राइट है, जेल मैनुअल के तहत उनका हक है कि वो कैदी से मिले, चाहे वो बहन हो या वकील हो या पार्टी वर्कर हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस नाजुक सूरत हाल में जब आप बता रहे अता तारक ने रात 2:45 बजे पूरे कौम को जगाए भी रखा, तो ऐसी सूरत हाल में आप मुल्क के अंदर सियासी पार्टियों से लड़ने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इस चीज को? तो इसको थोड़ा सा आपको दिल बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा उनकी बातें सुननी चाहिए, थोड़ा सा उनकी बातों पे गौर करना चाहिए। अगर 10-20 लोग मुलाकात कर ले तो कौन सा अपमान करेगा? चले, मैं लेकिन मुझे दूसरी बात बताए ना, आपके ख्याल में PTI ने गलत क्या किया है? ये चले हमने मान लिया गवर्नमेंट ने ये सारे काम गलत किए, PTI ने क्या गलती की है? देखिए, तहरीक इंसाफ ने पहले दिन चौधरी साहब के सामने कई चैनल पे हम साथ होते हैं, तो उस वक्त गौर खान ने जो बयान दिया था कि आप एकजेती के जो है वो किस तरह आप एकजेती बना सकते हो जब आप खान से मिलने नहीं दे रहे हो। तो खान से मिलने को तो मैं हिमायत करता हूँ, मगर इस मौके पे ये कंडीशन रखना है कि एकजेती उस सूरत में होगी जब आप खान से मिलने दोगे, तो उसको भी मैंने गलत कहा। चौधरी साहब गवाही देंगे, मैंने पहले दिन से गलत कहा
तहरीक इंसाफ को आज जो अभी क्या कहते हैं गौर अयूब ने जो बयान दिया था, क्या नाम है इसको, उमर अयूब ने जो बयान दिया था कि हम कौमी असम्बली में किसी को तकरीर नहीं करेंगे, ये भी गलत है। तो जो गलत है हम उसको गलत कहेंगे, मगर इस गलत को इसको उकसाने में तो हुकूमत का हाथ है, इन लोगों को ये बयानात दिलवाने में तो हुकूमत का हाथ है। तो मैं फिर कहूंगा शायद मोदी से यारी के चक्कर में वो चाहते ही नहीं है मोदी से लड़ना, वो चाहते ही नहीं है मोदी के खिलाफ बात करना, वो चाहते हैं कि अफरा तफरी हो जाए, वो चाहते नहीं। चले आमना साहब, ये बड़ा ये बहुत संगीन इल्जाम आ गया, इसका जवाब दे दें, फिर मैं फैसल साहब की तरफ आता हूँ। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मंदोखेल साहब ने कहा कि ये सारा कुछ हुकूमत ने कराया है, तो मुझे बताएं अगर हुकूमत के कहने के ऊपर पीटीआई चलती होती तो आज तक तो पाकिस्तान पे फिर ये वक्त ही ना आता। फिर इसका मतलब है कि जिस चीज को ये लोग रोते रहे कि पीटीआई ने ये जुल्म कर दिया, ये जुल्म कर दिया, वो सारा कुछ हमारे कहने पे कर रहे थे। पीटीआई वाले, इमरान खान की हुकूमत भी हमारे कहने पे बना रहे थे और 9 मई भी हमारे कहने पे कर रहे थे। फिर अच्छी बातें भी हमारे कहने पे कह दें और बुरी बातें भी कह दें। मतलब ये दिस इज अ वेरी एब्सर्ड स्टेटमेंट कि हुकूमत ने हमारे पीटीआई जो कुछ कर रही है वो हमारे कहने पे कर रही है। पीटीआई इस हुकूमत से बहुत पहले से पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ कर रही है और पीटीआई का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो कभी पाकिस्तानी होके सोच ही नहीं सके। ये जो कुछ तो ऐसे अल्फाज है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो एक इंसाफियन फिनोमेना है ना, इन्होंने अपने आप को इमरान खान के फॉलोअर्स बना लिया है, इनको पाकिस्तानियत याद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हरकतें कर रहे हो, आप जो एक सेकंड पहले वो खत्म कर ले, फिर मैं आपसे लेता हूँ। क्यों रहे हो? पाकिस्तान का अलमिया यही है आज की तारीख में कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया। किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को, अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान से अलग नहीं किया। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसने कहा कि जी इमरान खान आपका मुकदमा वो लड़ रहे हैं, ये नहीं कहा किसी आपका मुकदमा वो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो इसलिए प्लीज बराए मेहरबानी मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि आज का मौका, इस वक्त का मौका ऐसा है ही नहीं कि हम सियासत करें, हम पीटीआई पार्टी पीएमएलएन की ब्लेम गेम खेलें। लेकिन चले ये देखें ना, ये कह तो सारे रहे हैं अमना साहबा, इशू ये आप तीनों यही बात कर रहे हैं कि ये ऐसा मौका नहीं है, एवरीबडी एग्रीज, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल कुछ और है। मैं आज भी यही कह रही हूँ कि मैं नहीं कहूंगी। आपने मुझसे पूछा कि उनको रोका क्यों, तो मैंने कहा सिर्फ उनको रोका सिर्फ इसलिए ताकि ये जो डिवाइड है ये सामने नहीं आए, इन चीजों को हम फिलहाल के लिए साइड पे कर दें। मैं आज भी यही कह रही हूँ, मेरी पार्टी भी यही कह रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टांस यही लिया है कि हम इस वक्त आपस की सियासत के अंदर नहीं इंडल्ज करेंगे। मुझे बड़ा दुख, लेकिन देखें उसमें ना इस तरह की, लेकिन उसमें हुकूमत ने ऐसे कर दिया। ठीक है फैसल साहब, देखिए उसमें एक इशू आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वो ये कहे कि जी हम विदाउट एनी रिजर्वेशंस इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हैं इस मौके पर, इस इशू पर। वो बीच में एक क्वालिफायर डालना है कि जी हम तो हुकूमत को नहीं मानते लेकिन हम फौज के साथ खड़े हैं। भैया हम हुकूमत को नहीं मानते, we will never accept their जाली मैंडेट। लेकिन ये फॉर्म 47 की हुकूमत को हमने आमना बेटा बात सुन लो जरा, यू नीड टू बी पेशेंट। थोड़ा सा बात सुनते हैं। जो कादर मंदोखेल के ऊपर आपने नर्सरी क्लास के बच्चों जैसा तबसरा किया है ना, उसका मकसद कहने का कादर साहब का ये था कि जो आप एक्शंस कर रहे हैं उसके मुकाबले उसका जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त आता है। ये कादर मंदोखेल साहब का क्रक्स था गुफ्तगू का। तो अब जो आप बात करें, हम हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानते। हम इनकी डिफेक्टो हुकूमत जो है ये डिजोरे तो हम मांग नहीं सकते। ये तो आप ये कह रहे हैं माने बगैर सपोर्ट कर नहीं माने, हम पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं इस इशू पे। हम हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ फैसला तो गवर्नमेंट कर रही है ना। गवर्नमेंट देखिए, ये जो वॉर के फैसले होते हैं ये पूरी कौम के फैसले होते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत होगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हम हुकूमत को अगर आप ये कहें, आप हमारे मुंह में ये लॉलीपॉप डालें कि जी आप हुकूमत को तस्लीम करें इस आड़ में कि हिंदुस्तान जो बॉर्डर पे खड़ा है। मैं डिफरेंट पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि चलें आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी मैं उनको तस्लीम करता हूं, लेकिन जब गवर्नमेंट को फैसला कर रही है और वो फैसला साजी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हिंदुस्तान की थ्रेट की तरफ, तो आप उस तरीके से गवर्नमेंट के साथ तो खड़े हैं ना, माने ना माने। ब्रीफिंग की बात आपने की है, लेट्स इवेंट वाइज बात कर लेते हैं। ब्रीफिंग में कौन सी अपोजिशन पार्टी थी? पीटीआई नहीं थी। अगर जो ट्वीट आया इमरान खान का उसको अभी तक किसी ने अप्रिशिएट किया है? इतना वोकल
ट्वीट आया है पाकिस्तान के हक में, जेल से अंदर बैठ के आज तक मैं नवाज शरीफ की कोई स्टेटमेंट सुनी है आपने मोदी के खिलाफ? मरियम नवाज शरीफ की कोई बात सुनी है आपने कोई मोदी के खिलाफ? वाई दे आर द फैक्टर रूलर्स। ये काबिज टोला जरूर है, लेकिन इस वक्त इनकी जिम्मेदारी बनती है। फिर सबसे जो भी प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई क्योस आता है, क्राइसिस आता है, उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट का मसला होता है। सिटिंग गवर्नमेंट को करना पड़ता है कि सिटिंग गवर्नमेंट आके एक यूनिफिकेशन, एक इत्तेहाद, एक कंसेंसस कायम करने की कोशिश करे। इनकी जितने भी अपना मामलात हैं, बात यह है कि ये चाहे आज आप देखिए कि अता तारड़ ने अंदर जी बड़ी कोई मुदल्लल स्पीच कर दी, मुझे तो समझ नहीं आई। अपना ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, आज ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल सीट्स का जो है वो उसके लिए गए हैं ताकि वो छीनी जाए। डला के बाहर आपने उसकी बहनों के दुपट्टे तक छीने हैं, वो अपना फीमेल कारकुनान को, मेल कारकुनान को आपने ठुड्डे मुक्के मारे हैं। आप मतलब किस बात पे आप हमें कह रहे हैं? अभी तो हमारा जिगरा है कि हम इस सब कुछ होने के बावजूद हमने कहा कि जब हिंदुस्तान ललकारता है तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो ये उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो फिर सिर्फ मुझे समझा दे, फिर मैं आमना साहब की तरफ जाता हूँ कि उसमें जो अगर गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि जी हम मिसाल खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है, खुदा ना खास्ता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जो भी फैसला साजी है, हमने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, नहीं करना, अल्टीमेटली तो वो गवर्नमेंट कर रही है। तो वो जो फैसला साजी होगी उसमें पीटीआई कहेगी कि जी इस वक्त इंडिया के हवाले से जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। देखिए पहले सबसे इसका पहला स्टेप किसने लेना है? हुकूमत ने लेना है ना। आपको मेरी सपोर्ट चाहिए है तो आप मुझे मारेंगे, मुझे डंडे के तौर पे आप मेरी सपोर्ट लेंगे, या मुझे कन्विंस करेंगे, या मुझे आप बैठ के बात करेंगे। आपने ब्रीफिंग की बात की है, मौलाना साहब ने कल वॉकआउट किया है नेशनल असेंबली के इजलास से। आज वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था, टोटल 24 बंदे थे नून लीग के। ये तो इनकी सीरियस इनके अपने मेंबर्स नहीं आए, ठीक है। 24 बंदे हुकूमती जमात के, और सेशन कब हो रहा है? जब पाकिस्तान में जंग के खतरात हैं। नॉन सीरियसनेस इन लोगों की ये है कि अभी तक इनकी जो लीडरशिप है, मियां शहबाज शरीफ और गौहर अली खान का एक स्टेटस है। मियां नवाज शरीफ उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, गौहर अली खान साहब भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ नहीं है, और अगर नवाज शरीफ के बगैर नवाज लीग कुछ है, उसको अबेंडन करके इन्होंने मॉलटाउन में फेंका हुआ है। वो रेवेंट में वो कबूतर उड़ाते हैं, कभी तोते उड़ते हैं उनके, तो वहां पे इन्होंने फेंका हुआ है। आज मुझे बताया कि वाई three-time Prime Minister has not spoken against Modi. Why he has kept mum? वो अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? आमना शेख साहब, ये एक्चुअली 2 बार ये पॉइंट रेज हो गया। मंदो खलील साहब ने भी किया है, फैसल साहब ने भी किया है। क्या इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं? मैं उसके ऊपर आती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक तो जो जरूरी बात है, इन्होंने कहा कि जी आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है और सारा कुछ, ये वो बहुत सारी इनकी मैंने बातें सुनी। इन्होंने मुझे नर्सरी क्लास का स्टूडेंट भी बना दिया, तो कोई बात नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए फिर भी इज्जत की बात है कि मैं नर्सरी क्लास की स्टूडेंट होते हुए अगर आपके प्रोग्राम में आके इनसे बात कर सकूं, तो आई एम ऑनर्ड फॉर दैट। बात ये है कि जो इन्होंने फरमाई बात, मुझे उससे तासुर ये मिला कि जो पीटीआई इस वक्त है वो ये करना चाह रही है कि एक वॉर सिचुएशन है पाकिस्तान के ऊपर, और उस वॉर सिचुएशन को यूज करना चाह रही है एज अ ब्लैकमेलिंग टूल फॉर देयर ओन पर्सनल गेन। क्योंकि बात ये कहना कि जी क्योंकि वॉर हो रही है तो ऐसे कर दें, क्योंकि वॉर हो रही है तो इमरान खान के साथ लीनियंसी कर दें, क्योंकि वॉर हो रही है तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट। नहीं, यू हैव टेकन इट ऑल रॉन्ग। कोई लीनियंसी नहीं मांग रहे, किसी किस्म की राहत नहीं मांगते आपसे। हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक आप अपने फराइज अंजाम दें, जिसका आपने जो है वो आइन को ताक में रख दिया, कानून को ताक में रख दिया। आपके कौन सा फेवर आपसे मांगा है मुझे बताइए। लीनियंसी इमरान खान के ऊपर नहीं है, कोई आपका एहसान नहीं होगा। ये कोर्ट ऑर्डर है और आइन और कानून इजाजत देता है इसकी। ये रूल्स है, प्रिजन रूल्स इसके इजाजत देते हैं। आपने क्या फेवर करनी है हमारी? सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा ये भी है। मुझे प्लीज अपनी बात मुकम्मल। नहीं, कोर्ट ऑर्डर जो है वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। जो पहले मैंने कहा कि मुहब्ब वतनी जो है ना, वो किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं डाली। आपके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है जी? अगर ये लोग इमरान खान को पाकिस्तान से आगे रखते हैं, इट इज अनफॉर्चुनेट। जो मियां नवाज शरीफ के बयान की बात की, उसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। बात यह है, और फिर इन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने ट्वीट की, इमरान खान की ट्वीट के ऊपर किसी ने कमेंट नहीं किया। तो पहली बात तो ये कि अगर इनको ये लगता है कि इमरान खान साहब इतने इंपॉर्टेंट है या उनकी एक ट्वीट सिर्फ 5 करोड़ लोगों ने देखा उसको, वो आपकी तो मियां नवाज शरीफ साहब वाला जरा जवाब दे देना, बिल्कुल 2 बार ये बात रेज हो गई है।
जी जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। बात यह है कि देखिए, बयानबाजी करने से कुछ भी नहीं होता, किसी किस्म का बयान दे देने से या ट्वीट करने से। और उसकी एक और बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। मियां साहब रॉकेट लॉन्चर लेके बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं फाज साहब, आप मुझे खुद बताएंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने ऐसे पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं कि अगर हमें इंडिया से बैठ के बात करनी पड़े तो वो मोदी से बात करते हैं। एक वाहिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। चले, लेकिन एक्चुअली बात वाला सीन तो आजकल है ही नहीं ना, बिल्कुल। अच्छा, आजकल की बात नहीं हो रही। हाँ। बात ये कि इफ इट कम्स टू दैट। ओके, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आएंगे तो कुछ और मामला पे बात करेंगे। दूसरे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कादर मंदुखिल साहब, देखिए अब हमने कर लिया, थोड़ी सख्त बातें भी हो गई। इशू है कि शुरू हमने कहाँ से किया था, जब मैंने इब्तदाइया दिया था कि बहुत नाजुक सूरत हाल है, एक्चुअली जेन्युइनली जो है वो फिक्रमंद होने की बात है, हालांकि हम बिल्कुल तैयार हैं। क्या करने की जरूरत है आप बताएं। अगर हमने ये जो भी तलखियां हैं, ये खत्म तो नहीं होनी ना तलखियां। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए कोशिश करें कि आपस में कोऑपरेट कर लें। क्या करने की जरूरत है? तीनों जमातों से मैं बात करता हूं, बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि फौजी तौर पे हम तो इंडिया से ज्यादा ताकतवर भी और तैयार भी है। हमने हर बॉर्डर वाली जिले पे फौजी मशकें शुरू कर दी है, मिसाइल के तजर्बे शुरू कर दिए, और सफारती तौर पे भी पूरी दुनिया को हमने कन्विंस कर दिया है कि इंडिया के पास बगैर सबूत के हम ऑफर कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठे, अक़वाम मुत्तहिदा से करें। आज तो अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने भी ऑफर किया। ठीक है, मैं कह रहा हूं सियासी तौर पर, तो ये सफारती तौर पे तो हमारी बिल्कुल पोजीशन अच्छी हमारी, लेकिन अवाम को भी क्या करने की जरूरत है, मेरा ये कहना है हुकूमत से। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमें सियासी तौर पर अब अगर हमें तमाम जमातों को एक आवाज से बोलना है तो क्या करने की जरूरत है और पहल किसको करनी चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत एक जिम्मेदार पोजीशन पे है और हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए। ये छोटे छोटे बातों पे पीटीआई से नहीं उलझना चाहिए, और ऐसे मौके पे तो बिल्कुल पीटीआई की दो नाजायज बातें भी बर्दाश्त करनी चाहिए हुकूमत को, कौम की खातर, मुल्क की खातर। ठीक है, चलें तो ये यानी आमना साहबा, गवर्नमेंट ने पहल करनी है, विच एक्चुअली मेक सेंस। गवर्नमेंट इट मेक्स ऑल सेंस एंड नॉट जस्ट दैट। फहद साहब, हुकूमत सिर्फ आज के जंग के वक्त में नहीं, हुकूमत ने जिस वक्त हल्फ उठाया था उस वक्त भी ये पहल की थी। वजीर आजम ने, वजीर आला ने, हर किसी ने ये कहा था कि मैं PMLN का वजीर आजम नहीं हूँ, मैं PMLN की वजीर आला नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ। और हम आज भी उसी बात पे खड़े हैं। हमारी किसी से पहली बात के किसी से वैसे भी, चले मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊँ, जंग के दौर में मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि हम पर्सनल इख्तिलाफात को भुला, PTI ने और ऑपोजिशन ने कहा है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, आ जाएं, बैठ जाएं, PTI भी आ जाएगी, खुल के बात कर लें। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या मशहूर है, क्यों नहीं बुला रहे? इसमें कोई बुराई, मेरे भी ख्याल में इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन PTI को इस बात का हमें कोई वो भी देना पड़ेगा कि ये आएंगे, क्या ये आएंगे उस पर? बताएं सर, आएंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप बुलाइए, और अगर आपने कैबिनेट की ज़ैली कमेटी की मीटिंग नहीं बुलानी तो फिर आपको नवाज शरीफ, अज़ीज़ ज़रदारी, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, असमत यार वली वगैरह जो लीडर, जो हेड ऑफ द पार्टीज हैं, उनको बुलाना पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं। वरना अगर मैंने और आमना ने गुफ्तगू करनी है तो वो यहाँ पे भी हो रही है। नहीं, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो कहते हैं कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जितने पार्लियामेंट्री हेड्स हैं सारे आ जाएं, ना नवाज शरीफ साहब होंगे, ना इमरान खान साहब होंगे, सब पार्लियामेंट्री हेड्स हैं, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली इमरान खान साहब को होना जरूरी है। APC के नहीं सर, प्लीज डू नॉट मिस इंटरप्रेट व्हाट आई एम सेइंग। मैंने बिल्कुल आपको खुले और वाशगाफ लफ्जों में बताया है कि APC एक 2014 में हुई थी, 15 में जब हमारा APS अटैक हुआ, धरना खत्म हुआ था, उसमें सारे आए थे, लीडर्स आए थे ना। तो इस वक्त तो जंग का खतरा है, उससे कहीं ज्यादा जाके सीरियस मामला है। ठीक है, तो आप मामले की संजीदगी को देखें ना। आप अना का बुत तो हुकूमत तोड़ेगी। आप APC में, अगर आप APC में, इमरान खान यूनिफाइंग फैक्टर है पूरी PTI का, पूरी दुनिया में लोग उनकी आवाज सुनते हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो नवाज लीग के वोट का हेड वो हैं। शहबाज शरीफ जो उल्टी कलबाजें भी खाते रहे वो नहीं बनेंगे, ना उनकी बेटी बनेगी जो नवाज शरीफ का एक हैसियत। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो बोलते क्यों नहीं है। इसी तरह से आप दूसरी, मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर JUI कुछ है? अगर आप संजीदा हैं तो फिर आपको ये एंडेवर लेना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान के लिए लेना है ना, कोई किसी के लिए थोड़ी लेना है। और आपने जो है वो बात करनी है, इमरान खान साहब ने
पाकिस्तान के लिए बात करनी है, कोई जाती केसेस है याती, उसमें तो कोई बात जी, नहीं करेंगे। साहब। और अगर जो डेलीगेशन है, आप उनसे पहले एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का आप उनका गिरबान आमद डोगर के ना फाड़ें, आप उसको उमर अयूब को, नामा नासिर अब्बास को, हामिद रजा को Actually- और इन किस्म के बंदों को जो संजीदा लोग हैं जी। उनको अंदर भेजें। आमना साहब, एक्चुअली जो इशू है ना, देखिए लो हैंगिंग फ्रूट, ये आई एग्री विथ यू कि इमरान खान साहब वाला जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिस्टम में अभी वो मुझे तो नहीं नजर आ रही कि गुंजाइश, लेकिन जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो तो गवर्नमेंट कर सकती है। मिसाल के तौर पर कि थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ये यानी कि सड़कों पे उनको खींचा घसीटा जा रहा है, इस तरह के मामला तो रुकने चाहिए ना फौरी तौर पर। इसमें तो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर वो ये भी करने को तैयार नहीं है तो फिर इंप्रेशन ये बनता है, तासुर बनता है कि दे डोंट वांट दिस सिचुएशन टू चेंज। Fahad साहब, I 100% agree with you and I am a firm believer कि जो घसीटने वाली बात है, ऐसी कोई भी चीज किसी भी पार्टी के किसी भी शख्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझती हूँ कि गलत हुआ है और मैं उसको बिल्कुल कि बाय नो मीन्स मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगी। लेकिन अगर उसके अंदर ये समझा जाए या ये कहा जाए कि जी वो वजीर आला ने करवाया या वो फलां ने करवाया, ये तासुर गलत है। अगर ऐसा हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप सीपीओ पिंडी को मुअत्तल कर दें, पता लग जाएगा आपने कराया कि नहीं कराया। मैं फैसल साहब एग्जैक्टली यही बात कर रही हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तमाम ऑफिसर्स को रिमूव करें ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए। आई एम अ पर्सन हु विल से व्हाट आई फील इज राइट। अब मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगी यहाँ पे जो मुझे गलत नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, भले आपके दौर में हमारे लोगों के साथ हुआ, वो भी गलत। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तारीख में अगर किसी के साथ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनीवे, सो मेरे ख्याल में बदतर हुआ। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इससे बहुत कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। यू एंजॉयड 3 times मीटिंग इन अ वीक, AC condition and hospitals and what not. So you all enjoyed it and then आपने वहाँ से platelets भी गिरा के सर्जन डॉक्टर फैज हमीद साहब के प्रिस्क्रिप्शन पे then you ran away and it was nothing happened with you. चले, एनीवे पॉइंट टाइम हमारा खत्म हो गया है, लेकिन इशू ये है जो जहाँ से हमने शुरू किया था, कम से कम कंक्लूजन जो इस प्रोग्राम से निकल रहा है कि जो हम एक पॉलिटिकल वन वॉइस चाहिए वो इस टाइम होती नजर नहीं आ रही। खुदा न खास्ता अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हम पे मुसल्लत कर दिया गया, क्या उस वक्त जो है कुछ मामलात बेहतर होंगे? क्या हमें एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो ये तमाम तर मामलात को भुला के नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए साइड पे रखकर और एक आवाज़ से बात करें? ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अलमिया है जिसका जवाब अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।